हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज हम लोग जो है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और टारगेट 90 प्लस है। अगर आप सभी वीडियोज को देखते हो तो आप भी 90% अचीव कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हर एक क्वेश्चन आपको देख कर ही और समझ कर जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, और आप लोगों का लगातार रिवीजन भी हो रहा है सभी सब्जेक्ट का। मैं आपको सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगातार प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोग देखो कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, यानी कि इटली का एकीकरण जो हुआ था उसका नेतृत्व किसका था। ठीक है, किसको गया, तो यहां आपका का है नेपोलियन को, खा है आपका विलियम प्रथम, गा है आपका जूसेफ गैरिबाल्डी एंड घा है बिस्मार्क या ऑटो बिस्मार्क। ठीक है, तो अगर आप लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है गैरिबाल्डी। इनको शॉर्टकट में गैरिबाल्डी ही कहा जाता है। ठीक है, वैसे यहां आपका पूरा नाम लिखा हुआ है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग देखो कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई, यानी कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। यहां आपका का है प्लेग एंड खा है मलेरिया एवं गा है रिडर पेस्ट एंड घा है एनिमल फीवर। तो अब आप लोग बताओ कि यहां आपका कौन सा सही होगा। मैं जब आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहा था भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तो उसमें आपको बहुत डिटेल में बताया था कि 90% जानवरों की मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन सी बीमारी थी वो आपको बताना है। तो यहां आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रिडर पेस्ट नामक बीमारी। जो बच्चे नहीं जानते थे वो समझ लो, वरना आप लोग इसी को टिक मारोगे, क्योंकि ये लाइकेज उससे मेल करता है। एनिमल मतलब जानवर और फीवर मतलब बुखार, लेकिन आपका सही है रिडर पेस्ट, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। जो पंजाब में एक आपका भारत में जो पंजाब राज्य है उसमें भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। हर एक राज्य में हर एक अलग अलग भूमि निम्नीकरण होता है। कहीं अधिक सिंचाई से होता है, कहीं वन काटने से होता है, कहीं पशुचारण से होता है, कहीं मतलब खेती करने से भी होता है, कहीं हवा चलने से होता है। लेकिन पंजाब में आपको बताना है सबसे ज्यादा किससे होता है। का गहन खेती, खा है वनोन्मूलन एंड गा है अधिक सिंचाई एंड घा है आपका अति पशुचारण। तो यहां आपका सही आंसर क्या होगा, तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई का। ठीक है, अधिक सिंचाई आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है जिसमें फलियां लगती हैं। फलीदार फसल का है दालें एंड खा है मोटे अनाज एम गा है तिल एंड घा है ज्वार तिल। तो यहां आपको बताना है कौन सी एक फलीदार फसल है। तो अब आप लोग गेस करो और जल्दी से बताओ इसमें आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो यहां आपका सही आंसर है दाल, जो है ना दाल, वो एक फलीदार फसल है। कौन सी फसल है, फलीदार फसल है। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। कौन सा परिवहन जो है भारत में सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है, सबसे ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है। एंड का है आपका पाइपलाइन इज नॉट, ये नहीं हो सकता। पाइपलाइन कहीं भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेल परिवहन एंड गा है सड़क परिवहन एंड घा है आपका वायु परिवहन, ये भी नहीं है उतना ज्यादा, लेकिन जितना माना जाए वायु परिवहन भी नहीं है, जितना सड़क परिवहन प्रमुख है उतना कोई नहीं, क्योंकि सड़क परिवहन से हम लोग ज्यादा यात्रा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि यहां में यानी कि भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। का है लोकसभा एंड खा है विधानसभा एंड गा है मंत्रिमंडल एंड घा है पंचायती राज संस्थाएं। तो यहां आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो मैं आपको बता दूं को आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो वो है भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो है पंचायती राज संस्थाएं। एकदम करेक्ट आंसर है, तो आप लोग टिक मार लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, निम्न में से उत्पादन का साधन है, यानी कि उत्पादन का साधन कौन सा है। का है पूंजी एवं खा है लाभ एवं गा है सेवाएं एवं घा है कर। देखो, जो उत्पादन का एक साधन है ये आपसे पूछ रहा है। देखो, उत्पादन का एक साधन क्या हो सकता है,
क्या लाभ हो सकता है? नहीं। लाभ कैसे होगा जब तक आपके पास उत्पादन नहीं होगा, कर भी नहीं है, जो सेवाएं हैं वो भी नहीं है। लेकिन पूंजी जो है, अगर आपके पास पूंजी है तो आपको उत्पादन किया जा सकता है, अगर आपके पास पूंजी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एंड अगला है क्वेश्चन नंबर 8, और निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? का है हरियाणा, खा है आपका बिहार, गा है राजस्थान, घा है मेघालय। तो आपका किस राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो वो मैं आपको करेक्ट बता दूं तो वो है आपका हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। तो यहाँ से आज मैं आपको 8 VIMP पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ कि आप इसे याद कर लो। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन पहले आप 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लो। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने सेलेक्ट किया था। और हाँ, आप लोगों के लिए अभी और वीडियोज आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, जिसमें आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आपको जितना यहाँ बताया जा रहा है उतना समझ के जाओ, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना आपके लॉन्ग क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न बताया जा रहा है, उतना समझ के जाओ इस वीडियो वाला, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। तो यहां आप लोग पहला प्रश्न समझो, ये सारे थे ऑब्जेक्टिव अभी तक पढ़े। अब हमारा पहला प्रश्न यहां से स्टार्ट होगा, जो आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय इन टाइप का। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? चलो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो नोट बना लेना, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और यहां मैंने बताया था इटली के एकीकरण में किसका सबसे ज्यादा आपका योगदान था, वो आप लोगों को यहाँ बताया गया था। तो दोनों का नाम याद रखना, ठीक है। ये गैरीबाल्डी इटली में, और जर्मनी में किसका है? ऑटो वन बिस्मार्क। ये दोनों एकीकरण इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। जो प्रसा के राजा थे विलियम प्रथम, कौन थे? विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था, योगदान किसका था, ये फर्स्ट है। और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, इसी में ये सेकंड क्वेश्चन है। और आपको दोनों को पता चल गया कि ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, और प्रसा के राजा जो विलियम प्रथम थे उन्हीं को जर्मन राष्ट्र का सम्राट। तो यहां आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? जो असहयोग आंदोलन था वो क्यों वापस लिया गया और कब वापस लिया गया? दोनों चीज याद रखना, 2 चीजें इसमें पूछा गया है। तो इसमें उत्तर है कि असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में, ठीक है, चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है कब, फिर आपसे क्यों। तो कब है तो 1922 ईस्वी में, और क्यों तो चौरी चौरा घटना के कारण वापस लिया गया, ठीक है। यहां आपको समझना है यहां कि जैव और अजैव संसाधन क्या हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। यानी कि आपको जैव और अजैव संसाधन बताना है और उनके कुछ उदाहरण देने हैं। तो आपको बताना है कि जैव अजैव संसाधन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जैव संसाधन। तो वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, मतलब जीव मंडल का मतलब जिसमें जीव होता है और जिसमें जीवन यापन होता है, मतलब जिसमें जीवन व्याप्त होता है, लोग जीवित रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, पाचन करते हैं, शोषण करते हैं, जैव संसाधन कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाता है। और एग्जाम्पल अब हम लोग समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग समझ लो, जैसे आपके मनुष्य हैं, वनस्पति जगत है, मैं लिख देता हूं मनुष्य हैं, ठीक है, और आपका वनस्पति जगत है, ओके। एंड और भी आप लिख सकते हो, जैसे आप लोग लिख सकते हो प्राणी जगत, प्राणी जगत, और बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आदि करके बस, और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये है हमारे जैव संसाधन। जैव संसाधन के बारे में इतना समझ में आ गया। अब अजैव संसाधन के बारे में भी समझ लो। देखो अजैव संसाधन क्या है कि वे संसाधन या वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें जो संसाधन होंगे वो निर्जीव होंगे, वो ना गति कर सकते हैं, ना पाचन कर सकते हैं, ना शोषण कर सकते हैं, वो सारे निर्जीव होते हैं। जहां हैं वहीं रहेंगे, जिस स्थान पर ठहरे हैं उसी स्थान पर रहेंगे,
ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, आपके अजैव संसाधन। जैसे आपके चट्टाने हैं, धातुएं हैं, चट्टाने और धातुएं, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों आपको क्लियर हो गया। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से याद करना, विथ आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, तो याद रखना हर एक क्वेश्चन जितना बताया जा रहा है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे इतना अच्छे से बता रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नोट कर लो और आप लोग बार बार रिवीजन करो, ताकि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को भूल ना पाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है रोपण कृषि की 2 विशेषताएं। यानी कि रोपण कृषि, आपसे कई सारी कृषि की विशेषताएं, वन मृदा की 2 विशेषताएं पूछी जाती हैं, मृस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं। तो अब आपके ऊपर है, आप कितना पढ़ते हो। जैसे मैंने इन सारे क्वेश्चंस को कराया है, और ये क्वेश्चन आज मैंने इसलिए लिया है कि इसको नहीं कराया गया था, इसीलिए मैं आज इस क्वेश्चन को लिया हूं। तो यहां आप देखो, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, और आपको रोपण कृषि की दोनों विशेषताएं बता देता हूं। नंबर फर्स्ट है, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। व्यापक क्षेत्र मतलब उसके लिए काफी ज्यादा जमीन होना चाहिए। जैसे खेत होता है, तो खेत उसके लिए काफी ज्यादा होना चाहिए, और इसमें क्या होगा कि ये जो होता है ना, बड़े क्षेत्र में किया जाता है, जहां ज्यादा खेत होते हैं वहां रोपण कृषि किया जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। दूसरा, इस कृषि में अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी। देखो, अगर आप जैसे इतना छोटा सा खेत है, इसमें अगर आप धान बोते हो तो धान कम लगेगा, लेकिन अगर इतना बड़ा खेत है तो इसमें धान ज्यादा लगेगा लाइक जिसकी तुलना में। तो ऐसे में जब ज्यादा बड़ा खेत रहेगा तो उसमें ज्यादा पूंजी लगेगा, और अगर ज्यादा पूंजी लगेगा तो ज्यादा उत्पादन भी होगा, क्योंकि अगर ज्यादा आप पूंजी लगाते हो तो ज्यादा उत्पादन भी होगा। और हाँ, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी। जैसे जो काम 2 लोग करते थे, अब यहाँ 2 लोग काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ 10 लोगों का काम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे में अधिक श्रमिकों की भी आवश्यकता होगी और पूंजी की भी आवश्यकता होगी। तो ये है 2 विशेषताएं। नंबर फर्स्ट है, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, और नंबर सेकंड है, इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं 2 ही बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, और आप लोगों को कमेंट करना है। हमें तो बहुत पता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हैं, लेकिन मैं आपको 2 बता देता हूं जो मुझे पता है और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब आपको और पड़ोसी देश का नाम कमेंट करना है। भारत के 2 पड़ोसी देश मैं आपको श्रीलंका और नेपाल बता दिया। अब आपको जो और भारत के पड़ोसी देश हैं उनको कमेंट करना है नीचे। सभी स्टूडेंट कमेंट करना, कमेंट करने के बाद लिख देना सर ये हैं भारत के पड़ोसी देश, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से, और आप लोग कमेंट करना कि और कौन कौन से देश हैं। बहुत सारे देश हैं भारत के पड़ोसी देश, तो यहां मैंने आपको 2 बता दिया, जो श्रीलंका है और नेपाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हो। देखो, सांप्रदायिकता एक आपका टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो, समझना आपको है, और ध्यान से समझोगे, नोट बनाकर तो समझ जाओगे। जब किसी संप्रदाय विशेष के लोग अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ, मतलब जो अपना संप्रदाय है उसे श्रेष्ठ यानी कि ग्रेट, तथा दूसरे संप्रदाय को हीन समझे, मतलब अपने आप को आगे, अपने संप्रदाय को आगे, श्रेष्ठ, महान, लेकिन दूसरे संप्रदाय को बेकार, हीन समझे, और उसके लिए उग्र रूप से धारण करें, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या समझ में आया कि जब किसी संप्रदाय विशेष के लोग अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ तथा दूसरे संप्रदायों को हीन समझें और उसके लिए उग्र रूप धारण करें, तो उसे हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। और फुल्ली आपको सांप्रदायिकता समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आपको कोई छोटा मोटा दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। वैसे अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो खुद से भी थोड़ा सॉल्व किया करो, क्योंकि अगर आप खुद कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो फिर आप लोगों का ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और ट्राई अगेन, जितनी बार आप ट्राई करोगे, किसी चीज को कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा आपको मिलने होगा। क्योंकि अगर आप बार बार पढ़ते हो किसी चैप्टर को तो ऐसा है नहीं कि वो समझ में ना आए। किसी चीज को आप बार बार करते हो तो ऐसा है नहीं कि आप सफल ना हो। ठीक है, तो आप पढ़ो अच्छे से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि बेरोजगारी से आप क्या समझते हो। देखो, बेरोजगारी एक ऐसा भाषा है कि आप लोग खुद बता सकते हो कि बेरोजगारी से आप क्या समझते हो। बेरोजगारी पर आपको निबंध भी लिखना आता है। ठीक है, तो बेरोजगारी की समस्या पर, तो इसलिए आप लोग खुद से बता सकते हो यार बेरोजगारी है क्या।
क्योंकि आप खुद से अगर माइंड लगाकर बता सकते हो तो फिर एक आपके पास अलग सा कॉन्फिडेंस रहेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, लिखा गया है, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, मतलब वो काम करना चाहता है तथा उसमें काम करने की क्षमता भी है, उतना पावर है कि उस काम को कर सकता है, किंतु फिर भी उसे काम नहीं मिलता, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। मतलब वो काम करने की क्षमता भी उसके अंदर है, वो काम करना भी चाहता है, फिर भी उसे काम नहीं मिलता, मतलब काम नहीं मिलता उसको, मतलब अगर वो काम करेंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे और उन्हें पैसे मिलेंगे तो उनके घर का खर्चा चलेगा, लेकिन वो काम करने योग्य है फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता, तो वही तो होता है बेरोजगारी, वही तो होते हैं बेरोजगार लोग। तो यहां मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया आखिर बेरोजगारी होता क्या है खुद अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सड़क परिवहन के कोई 3 गुण बताना है। जो आपका सड़क परिवहन होता है उनको आपको 3 गुण बताना है। तो सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, मैं आपको एक एक को बताता हूं, ध्यान से समझना, नोट कर लेना हर एक। पहला, देखो, जो सड़क परिवहन होता है अन्य परिवहन संसाधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़क परिवहन क्या है? सड़क परिवहन एक ऐसा परिवहन है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि अगर हम कोई भी छोटा मोटा परिवहन करते हैं तो सड़क के द्वारा हम सड़क में जाएंगे, सड़क पर जाएंगे या फिर पैदल जाएंगे या फिर किसी गाड़ी से जाएंगे या फिर कोई सवारी से जाएंगे, फिर भी वो सड़क पर ही चलती है। तो सड़क जो है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन संसाधनों के लिए कड़ी के रूप में है। जैसे अन्य कोई है, जैसे एरोप्लेन है, ठीक है, वो वायु परिवहन है, लेकिन वो भी तो नीचे आएगा, सड़क पर ही उतरेगा, लैंड तो सड़क पर ही करेगा, तो वो भी तो कुछ ना कुछ उसका भाग है, ठीक है। तो इसीलिए सड़क परिवहन अन्य सभी के लिए कड़ी के रूप का कार्य करता है। एग्जाम्पल जैसे सड़क है, रेलवे स्टेशन है, वायु है, या समुद्री पत्तनों को जोड़ती हैं, ये एक दूसरे को वायु या समुद्री पत्तन जो होती हैं उन्हें भी जोड़ती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझो कि जो सड़कों की निर्माण लागत कम होती है तथा यह ऊबड़ खाबड़ भूभागों में भी बनाई जा सकती है। जैसे जो सड़क में अगर आपको सड़क बनवाना है तो उसमें बहुत कम पैसे लगते हैं, लाइक आपका कोई दूसरा चीज बनाना हो तो, ठीक है। तो और ये ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर भी बन जाते हैं, जैसे सड़क बनाने के लिए ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर भी वो बन जाएंगे सड़क। तीसरा पॉइंट समझ लो कि यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। इसमें सामान लादने या उतारने का, अगर आप वायु परिवहन यानी कि एरोप्लेन पर अगर आप सामान लादते हो फिर अपने घर में उतरवाते हो तो बहुत पैसा लग जाएंगे, लेकिन अगर आप एक छोटा सा ऑटो जो आता है, ऑटो में आप उस सामान को रखोगे और सड़क के द्वारा आओगे अपने घर पर तो बहुत कम पैसे लगेंगे, 10, 20, 50 बस, ठीक है। तो यहां से 8 मैंने आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, लघु उत्तरीय सभी जो थे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे डिस्कस किया गया, 8 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो ये था आज का हमारा सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए उस सब्जेक्ट का वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लेना। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।